जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा छिड़ा हुआ है। जैसे ही सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसके बाद एक नया प्रोटेस्ट अब जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। इस तरह का नारा इनके द्वारा दिया जा रहा है और इनका अनुमान है कि आने वाले 15 अगस्त के दिन जंतर मंतर पर ये बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का इनके द्वारा पूरा प्लान किया जा रहा है। इनका यहाँ तक कहना है कि जब संविधान के अंदर 10 साल का आरक्षण दिया गया था तो इस 10 साल के आरक्षण को और आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, इस आरक्षण को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। यहीं इनका यह भी कहना है कि जब नौकरियों के अंदर समानता लाई जा चुकी है, यानी कि एक परिवार में से एक व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी मिल चुकी है, तो फिर उसी परिवार को डबल से आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। इस तरह का इनके द्वारा सवाल किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या कह रही है वो चीजें हम पूरी जानेंगे, और क्या सच में सिर्फ 10 साल का आरक्षण दिया गया था, या ये 10 साल का आरक्षण सिर्फ लोकसभा में दिया गया था और नौकरियों में नहीं दिया गया था। क्या है पूरी सच्चाई, उसको जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार जाति की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर दिया गया था। ये अस्पृश्यता कहां से आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उस चीज के बारे में पूरा जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हम बात करें कि आखिरकार ये जाति की शुरुआत हुई कहां से और ये आरक्षण की शुरुआत हुई कहां से, तो दोस्तों शुरुआत होती है इसकी गुप्त परेड से, यानी कि गुप्त काल में पहली बार जो है इस तरह की अस्पृश्यता जाति सामने निकलकर आती है। दरअसल होता क्या है, गुप्त काल से पहले मौर्योत्तर काल में भारत के अंदर काफी ज्यादा जो सोना है वो प्रवाहित होता है। पश्चिमी देशों से सोना भारत के अंदर आता रहता है। भारत के अंदर ये सोना आता है व्यापार के माध्यम से। मौर्योत्तर काल में व्यापार अच्छे खासे तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे गुप्ता परेड आता है, गुप्ता परेड के अंदर ये व्यापार रोमन से काफी हद तक कम हो जाता है। अब रोमन से व्यापार क्यों कम होता है, क्योंकि जो रोमन कंट्रीज है, जो पश्चिमी कंट्री है, उनके द्वारा रेशम बनाने की जो टेक्निक है वो भारत से सीख ली जाती है। अब ये जब रेशम बनाने की टेक्निक सीख लेते हैं तो फिर भारत से रेशम परचेज नहीं करते। अब भारत से रेशम परचेज नहीं करते हैं तो भारत के अंदर जो सोना है, जो फॉरेन करेंसी है, वो आना बंद हो जाती है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना कहाँ से आता था, इन पश्चिमी देशों से, रोमन से खास करके। अब जैसे ही रोमन से सोना आना बंद होता है तो भारत के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है वो पैदा होने लगती है। अब राजनीतिक अस्थिरता क्यों पैदा होती है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीति उसकी देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। अब भारत के अंदर सोना आना बंद हो जाता है क्योंकि रोमन जो है वो खुद जो है रेशम बनाने की टेक्निक सीख लेते हैं। फिर भारत के साथ में इनका व्यापार कम होता है। जैसे ही भारत के साथ में भारी व्यापार बंद होता है, सोना आना बंद हो जाता है। जैसे ही सोना आना बंद होता है, भारत के अंदर जो सोने के सिक्के चल रहे थे उन सोनों के सिक्कों में मिलावट शुरू हो जाती है, जिसे मिश्रित सिक्का पाया जाता है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, लेकिन वो थे मिश्रित सिक्के। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मिश्रित सिक्के भी गुप्त काल में चलने लगे थे क्योंकि सोना कम हो चुका था। अब राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आ चुकी थी कि राज्य को वेतन है वो वेतन देना था अधिकारियों को। अब वो वेतन कैसे दे, क्योंकि देश के अंदर सोना आना तो बंद हो गया, इन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया। दूसरा इनके द्वारा क्या किया गया, एक ये रोमन इतिहासकार है जिनका नाम है प्लिनी, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि रोमन से जब सोना बाहर जा रहा था भारत के अंदर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। रोमन का सोना जब जाने लगा तो रोमन के अंदर सभी ने ये विचार किया कि हमें हमारा फॉरेक्स जो है वो बचाना होगा। आज भी आप लोगों ने देखा होगा भारत सरकार अपना सोना बचाने के लिए कम से कम बाहर से व्यापार करने की कोशिश करती है देश के अंदर इथेनॉल बन जाए, जिससे कि भारी व्यापार कम हो, हमारा फॉरेक्स बचे। इसी तरह का इनके द्वारा भी कोशिश की जा रही थी कि इनका जो सोना है देश का वो बाहर ना जा पाए, इसीलिए इन्होंने व्यापार करना बंद किया और जो रेशम वगैरह है वो खुद बनाना शुरू कर दिया। अब रेशम इनके द्वारा यहाँ पे बनने लगा, व्यापार कम हो गया, भारत के अंदर सोना आना कम हो गया, भारत के अंदर सिक्कों की कमी आ गई। जैसे ही भारत के अंदर सिक्कों की कमी आई तो अधिकारियों को वेतन देने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। वो आगे चल के जैसे ही पोस्ट गुप्त काल आया, यानी कि गुप्तोत्तर काल आया, उसमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने लगी। अब अधिकारियों को वेतन कम मिलेगा तो अधिकारी काम भी कम करेंगे। अब अधिकारी काम कम करेंगे तो जो लॉ मेंटेन करने को लेकर के काम किया जा रहा था वो लॉ किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे पुलिस अधिकारी है, वो पूरी तरह से लॉ इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब वहां पे लॉ इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाए, तो उन्होंने क्या करा कि पहले के जमाने में संविधान तो होता नहीं था, तो संविधान क्या होता था उनका, संविधान होता था धर्म। यानी कि कोई भी बात मनमानी है तो धर्म में उस बात को लिख दिया जाए और कहा जाए कि ये धार्मिक प्रथा है, इसको मानना होगा, अगर इसको नहीं मानोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब संविधान का काम करता था धर्म,
तो धर्म के अनुसार ही चलना होगा। तो धर्म के अनुसार चलने के लिए इन्होंने क्या किया, गुप्तोत्तर काल में जातिगत प्रथा एक चला दी गई। पहले 4 जो जाति हुआ करती थी वैदिक काल से, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 जातियां चलती थी। इन 4 जातियों के बाद में एक नई जाति लाई गई थी जिसका नाम था अनटचबिलिटी। ये जो नई जाति आगमन हुआ था, ये हुआ था गुप्तोत्तर काल में। अब इसका आगमन क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने आपको बताया पैसे कम है, तनख्वाह दे नहीं सकते और लो अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए। तो लो अच्छी तरीके से मेंटेन हो तो क्या किया जाए, लोगों को कह दिया जाए कि ये जो धर्म में लिखा गया है, धार्मिक बातों को अगर आप नहीं मानोगे तो आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, आपका बहिष्कृत कर दिया जाएगा समाज से। अब समाज से जैसे ही बाहर किया जाएगा, आप इकोनॉमी से भी बाहर हो जाओगे। अब आप इकोनॉमी में रहना चाहते हो तो आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना होगा जिससे कि आपको समाज से बाहर किया जाए, लो अच्छी तरह से मेंटेन हो। इसीलिए एक नई जाति का जो है उद्गम हो चुका था। जो भी इसमें मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई भी अगर गलती करता है, धार्मिक बातों को नहीं मानता है, तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, समाज में रखा नहीं जाएगा, इकोनॉमी से पूरा बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये हो जाएंगे कौन, अस्पृश्य। अब इनको कोई टच नहीं करेगा। अनटचेबिलिटी की यहां से शुरुआत हो गई थी, ये लोग बाहर रहने लगे। ये शुरुआत की गई थी दंड के माध्यम से, लोगों को लो मेंटेन कराने के लिए, लेकिन आगे चल के जाति बनती गई और इसी तरह से शुरुआत हुआ अस्पृश्यता का। और पहली बार देश के अंदर जब अंग्रेज आए, उसके बाद में ज्योतिबा फुले ने 1882 में आवाज उठानी शुरू की इस अस्पृश्यता के तहत। इनका कहना था कि ये जो अनटचबिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए। इन्होंने एक बच्चे को देखा जो बाहर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था, उसको पढ़ाई का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। जब ये पहली बार अंग्रेज के पास पहुंचते और इन अंग्रेजों से कहते हैं कि इनको क्यों अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो अंग्रेजों का कहना था कि यहाँ पे एक ऊंची जाति होती है, एक नीची जाति होती है, क्योंकि अंग्रेज तो बांट करके राज करना चाहते थे, बंटवारा करके ही राज करना चाहते थे। इसी तरह से पहली बार अगर आरक्षण की बात सामने निकल करके आती है तो आती है छत्रपति साहू जी महाराज के समय पे। इन्होंने 1902 में शिक्षा के अंदर कोल्हापुर जो रियासत हुआ करती थी, उस कोल्हापुर रियासत में पहली बार 50% आरक्षण देना शुरू किया। जो पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, जो दलित जाति से आ रहे हैं, उनको शिक्षा के अंदर अधिकार दिया जाएगा, उनको नौकरियों में जो है 50% का आरक्षण दिया जाएगा। यहां से इनकी शुरुआत होती है। फिर आगे निकल करके आता है 1905 में बंगाल विभाजन को बात की जाती है। एक होता है पूर्वी बंगाल, एक होता है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते थे 20%, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे जो कि 80% हुआ करते थे। यहाँ पे अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने की सोची, क्योंकि यहाँ पे लड़वाना चाहते थे, राष्ट्रीय एकता की जो है भावना पनप रही थी, तो राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था। अब राष्ट्रीय एकता को इनको तोड़ना था तो इन्होंने बंगाल विभाजन को लेकर के बात की। हालांकि ये आंदोलन बहुत ज्यादा हुआ, बंगाल विभाजन को रोकने की कोशिशें की गई, बंगाल विभाजन रुका, और ये बंगाल विभाजन रुकने के बाद में मुस्लिम लीग की शुरुआत हो जाती है। और मुस्लिम लीग जैसे शुरुआत होती है तो अंग्रेजों के द्वारा एक नया पॉइंट पकड़ लिया जाता है कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ा दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए मुस्लिमों को एक अलग से चुनाव में अधिकार दे दिया जाए। और पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके अंदर मुस्लिमों को एक अधिकार दिया गया कि किसी मुस्लिम सीट के ऊपर कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो उसमें सिर्फ अगर वोट डालने का अधिकार होगा तो वो मुस्लिमों को ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई मुस्लिम सीट आई और यहाँ पे कोई मुसलमान खड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ वोट मुस्लिम धर्म के लोग ही डाल सकते हैं, दूसरे डाल नहीं सकते। पहली बार अलग चुनाव को लेकर के इनको अलग वोटिंग का राइट दिया गया, और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ में आ गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लग रहा था कि अगर इस तरह का चलेगा तो क्यों ना दलित जाति के लोगों के लिए भी अलग से चुनाव में इनका अधिकार ले लिया जाए, इनको रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार ले लिया जाए। तब गोलमेज सम्मेलन के अंदर भीमराव अंबेडकर वहां पे पहुंचते हैं, और ये 1932 में गोलमेज सम्मेलन में जब पहुंचते हैं, ये इस तरह की डिमांड रख देते हैं कि जिस तरह से आपने मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, इस तरह से दलितों को भी एक अलग वोट डालने का एक अधिकार दो, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाए चुनाव के अंदर। इसी तरह से जो मैकडोनल्ड हुआ करते थे उस समय के, रेमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जो महात्मा गांधी होते हैं वो उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ देते हैं। उनका कहना था कि मैं यहाँ पे देश को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, आपने पहले ही हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया है, आप अब हिंदुओं में से दलितों को अलग कर दोगे, ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ आकर के यरबदा जेल में तो वहीं पे
अनशन पर बैठ जाते हैं। 1932 में ही वो अनशन पे जब बैठते हैं, ये मदन मोहन मालवीय से कहते हैं, कौन? गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि आप भीमराव अंबेडकर से कहिए मुझसे आकर के मिले। अब भीमराव अंबेडकर कह देते हैं मैं गांधी जी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि उनको पता है गांधी जी ये चीजें को लेकर के अनशन कर रहे हैं कि जो दलित है उनको अलग वोटिंग का राइट ना दिया जाए। अब 6 दिन तक जब ये अनशन पे बैठते हैं तो भीमराव अंबेडकर को समझ में आता है कि जो गांधी जी है देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम व्यक्ति है वो, उनको मैं ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ये यरबदा जेल में पहुंचते हैं। जैसे ही यरबदा जेल में पहुंचते हैं, गांधी जी भीमराव अंबेडकर जी को समझाते हैं और कहते हैं कि आप वोटिंग राइट मत लीजिए अलग से। अगर आप इस तरह का वोटिंग राइट ले लोगे तो देश आगे चल करके दलितों का एक अलग देश बन जाएगा। जैसे मुस्लिमों का अलग देश बनने को तैयार हो चुका है, उसी तरह से दलितों का अलग देश बन जाएगा और भारत के तो इससे कई ज्यादा जो है टुकड़े होते जाएंगे। भारत के टुकड़े ना हो, हिंदू हिंदू से अलग ना हो, इसीलिए मैं आपको ये राइट नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अलग चुनाव की मांग ना करें। अब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि थोड़ा बहुत अधिकार तो मिल रहा था हमें, अब इस तरह का थोड़ा बहुत अधिकार भी नहीं मिल पाएगा तो ये तो दलितों के साथ में गलत हो जाएगा। तो गांधी जी इनको एक आश्वासन देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, जो आपकी 71 जो सीट है आपकी, मैं उस 71 सीट को बढ़ा करके 148 सीट कर दूंगा। और इस पूना पैक्ट के तहत, जो कि सितंबर में पूना पैक्ट साइन हो गया था, उस पूना पैक्ट के तहत आपकी सीटें बढ़ा दी जाएगी। अंबेडकर जी को ये चीजें अच्छी लगी। अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है, विधानसभा में अगर आप हमारी सीटें बढ़ा दोगे तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे एक शर्त रख दी। गांधी जी का कहना था कि मैं एक जगह पर आपको सीट नहीं दूंगा, मैं आपको पूरे भारत में ये 148 सीटें दूंगा। यहाँ पे अंबेडकर जी समझ गए कि महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल गए। उन्होंने पूरे देश में जो है सीट बांट दी, ताकि जिससे क्या है, पूरे देश के अंदर ये जो है रहने लगे। और पूरा देश अगर एक साथ रहेगा तो ये तोड़ने को लेकर के नहीं कर सकते। जिस तरह से यहाँ पे अलग मुस्लिम हो गए, यहाँ पे अलग मुस्लिम हो गए, तो देश का बंटवारा हो गया। इस तरह से अगर ये पूरे देश में फैले रहेंगे तो देश का बंटवारा नहीं हो पाएगा और अलग देश की कभी मांग नहीं कर सकेंगे। अब बात निकल करके आती है संविधान में शामिल होने को। महात्मा गांधी ने ये चीजें दे तो दी थी, लेकिन इसको संविधान में भी शामिल करना था। संविधान में शामिल करने के लिए जैसे संविधान बनता है तब उसमें 4 आर्टिकल शामिल किए जाते हैं। एक 15-4 आर्टिकल शामिल किया जाता है, जिसमें दलितों के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर, कुएं, तालाब, यहाँ पे किसी भी तरह का इनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल जोड़ा जाता है 16-4। 16-4 के अंतर्गत नौकरी के अंदर इनको भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको आरक्षण दिया जाएगा नौकरी के अंदर। और जो SC ST लोग हैं उनको ऊपर यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी किसी भी नौकरी के अंदर आरक्षण देकर के। 17 जोड़ा गया, अनटचबिलिटी को खत्म किया जाएगा। अगर कोई भी अस्पृश्यता को जन्म देता है या अस्पृश्यता को मान्यता देता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसी तरह का आर्टिकल 46 जोड़ा गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी SC ST वालों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाना, पिछड़ी जातियों को ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा के अंतर्गत लाना, उनका लाभ पहुंचाना, हॉस्टल में उनको सुविधाएं देना, शिक्षा में उनको सुविधाएं देना और जो नौकरी है उसके अंदर सुविधाएं देना। इस तरह का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये जब संविधान के अंदर जोड़ा गया तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहा कि ठीक है, जो पिछड़ी जाती है उनको ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर मान्यता दी जाएगी, उनको आगे लेकर के लाया जाएगा, मुख्य धारा से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब बात सामने निकल करके आती है कि क्या 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था? संविधान में ये चीजों को जोड़ा गया था लोकसभा और विधानसभा की सीटों के अंदर, कि लोकसभा और विधानसभा की सीट के अंदर सिर्फ 10 साल का आरक्षण दिया जा रहा है। 10 साल के बाद में ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की सीट में यह आरक्षण संशोधन कर करके हर बार 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब 2030 के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। 2030 तक ये आरक्षण है, उसके बाद में फिर संशोधन करके इसको 2040 तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या नौकरी के अंदर इस तरह की कोई बात की गई थी? नौकरी के अंदर जो आर्टिकल में दिया गया था 16-4 के अंदर या 15-4 के अंदर या 17 के अंदर जो भी दिया गया था, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यानी कि इनको कब तक आरक्षण दिया जाएगा, कहां तक आरक्षण दिया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं थी। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यानी कि आप नौकरी को लेकर के आरक्षण हटाओ या नहीं हटाओ, ये कोई बात नहीं थी। अब पहली बार OBC वालों के लिए आरक्षण कहां से निकल करके आता है? तो 1951 में पंडित नेहरू के द्वारा संशोधन लेकर के आया जाता है। पंडित नेहरू का विचार था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें OBC जाति आती है, उसको भी आरक्षण दिया जाए। इन्होंने पहली बार एक आयोग का गठन किया, काका कालेकर आयोग का जब गठन किया गया तो OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, इस आयोग के द्वारा पहली बार इस तरह की बातें की गई। तब देश के अंदर
1979 के अंदर 1979 के अंदर देश में पहली बार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई। जब देश के अंदर काफी ज्यादा आंदोलन हुए, काफी ज्यादा लोग भड़के, कुछ लोगों ने तो खुद के ऊपर केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश की। उनका कहना था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ये एससी एसटी वालों की तरफ से इस तरह का बयान निकल के आया, काफी ज्यादा ये आंदोलन भड़का। लेकिन 1993 में 27% आरक्षण जो है कर दिया गया, और ये 27% आरक्षण क्रीमी लेयर के तहत किया गया, यानी कि जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, जिसके पास में व्यवस्थाएं नहीं होगी, बहुत पिछड़ा होगा, उसके घर में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी, तो उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा। ये ओबीसी वालों के लिए कर दिया गया था। अब देश के अंदर देखा जाए तो कितना किसके पास में आरक्षण है। आप देखिए, ओबीसी के वालों के पास में 27% आरक्षण है, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। आज की टोटल जनसंख्या में लगभग 50% से ऊपर जो है अपना हिस्सा रखती है, इसीलिए उनको 27% आरक्षण दिया गया है। एससी वालों को 15% आरक्षण दिया गया है, एसटी वालों को 7.5% आरक्षण दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस वालों को पहली बार 103वां संविधान संशोधन करके आरक्षण दिया गया, जिनको 10% आरक्षण दिया गया। जो काफी ज्यादा पिछड़े होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब ये आरक्षण दिया गया है तो देश के अंदर कहा गया था कि टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आरक्षण 50% से ऊपर बढ़ चुका था। अब आज के समय पे ये आंदोलन की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि इनका कहना है कि आज के समय पे कोई भी जाति के आधार पर पिछड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार में जाति के आधार पर इनको जो है मुआवजा मिल चुका है, इनको नौकरी मिल चुकी है, आरक्षण मिल चुका है। तो अब जाति के आधार पर आरक्षण ना हो, अब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। जो पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण दिया जाए, जो जिसके पास में सच में पैसे नहीं है, जो सच में ही गरीब है, उसको आरक्षण दिया जाए, हर किसी को आरक्षण ना दिया जाए। इस तरह की बातें की जा रही है। जिस तरह से वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के बात की जा रही है, उससे पहले वन आरक्षण को लेकर के बात की जाए, सभी जातियों को समान माना जाए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। इस तरह की बातें की जा रही है। हमारा हक, हमारी मेहनत, योग्यता के आधार पर जो है देश के अंदर नौकरी दी जाए, आरक्षण नहीं दिया जाए, समान अवसर दिया जाए सबको। इस तरह का जो है नारे लग रहे हैं देश के अंदर। इनका प्लान है कि 15 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन किया जाए जंतर मंतर पर। अब देखते हैं ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आंदोलन आगे बढ़ता है या नहीं। क्या सीजेपी की तरह इनको जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा जो है समर्थन मिल पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? आज आपको ये क्लास कैसी लगी? नई चीज अगर आपको सीखने को मिली है तो जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।